तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली लाया गया था। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था बच्चों, इस प्रणाली के द्वारा एक प्रांत में डबल शासन, कल थोड़ा सा हमने चर्चा किया था। यह सिस्टम 1765 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लाया गया था और इस सिस्टम के द्वारा अगर आप देखें तो एक प्रांत में डबल शासन, दीवानी पावर बताया था आपको, दीवानी इसका मतलब भू राजस्व कर, दीवानी का मतलब रेवेन्यू पावर। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, जबकि बंगाल में निजामत पावर, निजामत का मतलब बताए थे कल आपको, निजामत का मतलब होता है सिविल पावर या क्रिमिनल पावर, लॉ एंड ऑर्डर, यानी जो आपराधिक मामले थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, नागरिक प्रशासन, रेवेन्यू का मतलब राजस्व होता है, आप सभी जानते हैं। तो राजस्व ब्रिटिश कंपनी ने ले लिया था, जबकि नागरिक प्रशासन यह नवाब के पास था। तो बच्चों यही ध्यान रखना है, बंगाल का नवाब और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रेवेन्यू पावर था। तो एक प्रांत में दो पावर, इसी को कहते हैं द्वैध शासन। अगर कोई किसान लगान नहीं देता तो कंपनी उस किसान पर दबाव बनाती, लेकिन कंपनी ने दो दीवान अपॉइंट किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने दो दीवान अपॉइंट किया था, दो दीवान अपॉइंट किया था। ठीक है, तो एक दीवान जिसका नाम राजा सिताब राय था, इसको बिहार का, दूसरा मोहम्मद रजा खान, इसे बंगाल का, बिहार में उड़ीसा भी आता था। तो कंपनी ने इन दोनों दीवानों को अपॉइंट किया था और ये दोनों दीवान कंपनी की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ लगान कलेक्ट कर कंपनी को जमा करते थे, जबकि निजामत पावर यह नवाब के अंडर में था। हालांकि इनको, मोहम्मद रजा खान, राजा सिताब राय को नायब नाजिम भी कहते थे। नायब नाजिम का मतलब उप दीवान, नायब नाजिम का मतलब उप प्रशासक। जैसे नवाब जो था, नवाब बंगाल में सुप्रीम अथॉरिटी था एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन जैसे बिहार, उड़ीसा और बंगाल का जो थोड़ी पावर दिया गया था, नायब नाजिम को दिया गया था। तो ये दोनों ब्रिटिश कंपनी के दीवान तो थे ही, नवाब इनको थोड़ी पावर दे दिया था, नायब नाजिम की पोस्ट पर भी अपॉइंट किया था। तो लोकल लेवल पर ये लोग प्रशासन भी देखते थे, लेकिन मेन काम इनका क्या था, लगान कलेक्ट करना। और ये दोनों कंपनी के प्रति उत्तरदायी थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति उत्तरदायी थे। देवर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश कंपनी। अगर कोई किसान लगान नहीं देता तो वह किसान से ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा दंड दिलवाता था। तो इस तरह से बच्चों द्वैध शासन प्रणाली में यही है कि अगर कोई रेवेन्यू का मामला है तो वह कंपनी अपने इन दीवानों के द्वारा सॉल्व करेगी, और यदि कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है तो वह नवाब खुद सॉल्व करेगा। एक प्रांत में दो शासन, इसी को द्वैध शासन कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब यही होता है, एक प्रांत में दो शासन, इसी को द्वैध शासन कहते हैं। एक प्रांत की जनता दो पावर के अंडर में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जनता दो पावर के अंडर में। दीवानी मामले यानी किसान लगान के मामले में कंपनी के प्रति उत्तरदायी थे, कंपनी ने दो दीवान अपॉइंट किए थे। अगर कोई
अगर कोई क्राइम करता तो क्राइम को पनिशमेंट नवाब देता था। इस समय नवाब कौन था? मीर जाफर था। लेकिन मीर जाफर का देहांत कुछ ही दिन के बाद हो गया था, और मीर जाफर के डेथ के बाद उसका बेटा नजमुद्दौला, तो याद रखिएगा नजमुद्दौला आ गया था। नजमुद्दौला नवाब था, और जबकि ये दोनों दीवान थे। इन दीवानों को नायब नाजिम का भी ओहदा दिया गया था, जो कि लोकल क्रिमिनल पावर को भी टैकल करते थे। तो अगर नवाब पूछे बच्चों इस समय दीवानी के इस समय द्वैध शासन प्रणाली के समय, तो इसमें नजमुद्दौला लगाइएगा। नजमुद्दौला यह इस समय बंगाल का नवाब था। यह 1765 में बंगाल का नवाब बना था। और आपको बताएं कि इसको नवाब बना दिया, और मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को सालाना 32 लाख रुपया पेंशन दे दिया गया था। अब आप समझ सकते हैं, सालाना 32 लाख पेंशन दिया गया था। किसको? मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम नाम था उसका। 32 लाख उसको सालाना पेंशन दिया गया था। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह सिस्टम, कौन सा सिस्टम? द्वैध शासन प्रणाली 1765 में स्टार्ट हुआ था, और यह सिस्टम बच्चों 1772 ईस्वी तक चला था। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में बंगाल बिहार उड़ीसा में स्टार्ट किया था। यह अंग्रेजों को द्वारा चलाया गया इंडिया में फर्स्ट सिस्टम था। इससे पहले अंग्रेजों ने अपने हाथ में कोई पावर नहीं लिया था। बक्सर युद्ध के बाद द्वैध शासन प्रणाली को बंगाल में इंप्लीमेंट लॉर्ड क्लाइव ने किया था। 1767 में लॉर्ड क्लाइव वापस चला गया था, और यह सिस्टम 1772 ईस्वी तक चला था। आपको बताएं कि 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। उसके स्थान पर वारेन हेस्टिंग्स ने एक नया सिस्टम लाया था। उस नए सिस्टम का नाम है बिडिंग सिस्टम ऑफ लैंड टैक्स रेवेन्यू। तो बच्चों 1772 की बात है, ड्यूअल गवर्नमेंट को हटाया गया था। किसने हटाया? द्वैध शासन प्रणाली, इसको 1772 में समाप्त कर दिया था। इस वर्ष बच्चों इसको समाप्त कर दिया गया। किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। इसी ने द्वैध शासन प्रणाली को हटा दिया। इसके स्थान पर वारेन हेस्टिंग ने क्या स्टार्ट किया? तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसके स्थान पर भू राजस्व कर की नीलामी प्रथा को स्टार्ट किया था। बिडिंग सिस्टम, बिडिंग सिस्टम ऑफ लैंड टैक्स रेवेन्यू, यह बंगाल बिहार उड़ीसा में यह सिस्टम पूछें तो वारेन हेस्टिंग्स ने चलाया था। बिडिंग सिस्टम्स को हटाकर वारेन हेस्टिंग्स ने भू राजस्व कर की बिडिंग सिस्टम को लागू किया, द्वैध शासन को हटा दिया था। तो बच्चों इसको क्या कहते हैं? भू राजस्व कर की नीलामी प्रथा। अर्थात 1772 में वारेन हेस्टिंग ने यह सिस्टम स्टार्ट किया था। इसमें होता क्या था? बंगाल बिहार उड़ीसा के कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार आते, ऊंची ऊंची बोलियां लगाते। जो हाईएस्ट बिडर होता था, उच्च बिडर होता था, उसे उस क्षेत्र की जमींदारी यानी ठेका दे दिया जाता था। एक बार एक ठेकेदार एक ठेकेदारी पर 5 वर्ष तक रहता था, और 5 वर्ष में वह ठेकेदार बहुत सारा इनकम कमा लेता था। वारेन हेस्टिंग को आभास हुआ कि एक ठेकेदार एक ठेकेदारी पर लंबे समय 5 वर्ष तक रहता था तो खूब मुनाफा कमाता था। एक टर्म 5 वर्ष का कंप्लीट होने के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने इसको एनुअल कर दिया, यानी 1777 से प्रति वर्ष नीलामी होता था। तो इस तरह से बंगाल बिहार उड़ीसा को कई ठेकेदारी में डिवाइड किया। ठेकेदारों को उस क्षेत्र का ठेकेदारी बोली लगाने वाले हाईएस्ट बिडर को दे दिया जाता था।
एक बार 5 वर्ष तक टर्म कंप्लीट हुआ, उसके बाद 1777 से यह पंचवर्षीय बिडिंग सिस्टम को हटा करके वारेन हेस्टिंग्स ने 1 ईयर बिडिंग सिस्टम रखा था, क्योंकि वारेन हेस्टिंग को लगा कि इससे एक ठेकेदार उस ठेकेदारी में 5 वर्ष रहेगा तो भारी मुनाफा कमाता था। तो इस तरह से बच्चों 1777 में एनुअल कर दिया गया था, लेकिन यह सिस्टम 1793 में इस सिस्टम यानी बिडिंग सिस्टम के स्थान पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया था। आगे हम आपको इन पर चर्चा करेंगे। परमानेंट सेटलमेंट यानी भू राजस्व कर की स्थायी स्थायी बंदोबस्त प्रथा, भू राजस्व कर की स्थायी बंदोबस्त प्रथा, या फिर इसको जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, या फिर इसको जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, या इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे जब इसके बारे कॉर्नवालिस के बारे में बताएंगे तब। यह सिस्टम बंगाल बिहार उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली 1765 में स्टार्ट किया गया था, और इस सिस्टम को हटा करके 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने भू राजस्व कर की नीलामी प्रथा को स्टार्ट किया, और फिर 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा को स्टार्ट किया था। यह सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल स्टार्टेड permanent settlement of land tax revenue. So this system was started by लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें जमीन का मालिक जमींदार होता था, जमीन का मालिक जमींदार होता था, और जमींदार के साथ ब्रिटिश कंपनी लगान को फिक्स कर दिया। एक बार लगान फिक्स होने के बाद वह लगान परमानेंट जमींदार को देते रहना है। यदि कोई जमींदार लगान नहीं दे पाएगा, एक फिक्स डेट होता था, उस डेट के सूर्य छिपने तक यदि वह लगान को कंपनी में जमा करा दिया तो जमींदार बना रहेगा, और यदि वह जमा नहीं करा पाया तो उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी, किसी अन्य जमींदार को अलॉट कर दिया जाएगा। तो जमींदारी सिस्टम में जमीन का मालिक जमींदार होता था, किसान टिनेंट बन गया। किसान क्या बन गया बच्चों? टिनेंट्स, यानी किसान ठेकेदार माने मजदूर बन गया। टेनेंट माने जैसे किराए पर उसको जमीन दे देते थे, किसान एरिया के किसानों को जमींदार किराए पर दे दिया, लो कमाओ और हमें दो, और किसान को बड़ा अत्याचार करता था, बताएंगे आपको। तो यह सिस्टम बच्चे बाद में काफी लंबे समय तक चला था। तो द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। वारेन हेस्टिंग ने बिडिंग सिस्टम को लॉन्च किया। बिडिंग सिस्टम को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने समाप्त किया, और बिडिंग सिस्टम के स्थान पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व कर की जमींदारी प्रथा चलाई थी। तो आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। अब हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं, ध्यान देंगे। आइए चलते हैं। लॉर्ड क्लाइव के बाद, लॉर्ड क्लाइव 1765 से 67 तक था। इसके बाद दो कार्यवाहक गवर्नर आए। एक तो कार्टियर आया, वर्लहर्स्ट इसके बाद आया, वर्लहर्स्ट। 1767 से 1769। यह भी बंगाल का गवर्नर था, कार्यवाहक था, बंगाल का कार्यवाहक, गवर्नर जनरल गवर्नर, एक्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल। तो क्लाइव के स्थान पर वर्लहर्स्ट कार्यवाहक गवर्नर बनकर आया। इसके शासनकाल में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1767 से 1769 तक
फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार लड़ा गया था? प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध। बच्चों यह लड़ाई किसके बीच में थी? तो बिटवीन हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में लड़ी गई थी। तो ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध, आप सभी जानते हैं मैसूर मैसूर में वाडियार वंश का शासन था। वाडियार वंश में किंग का नाम चिक्का कृष्णराज वाडियार सेकेंड था। लेकिन हैदर अली, उसके माँ बाप का पता नहीं है कौन था। हैदर अली अनपढ़ था। बाद में मैसूर की सेना में सिपाही की पोस्ट पर भर्ती हुआ, तरक्की करता हुआ सेनापति की पोस्ट पर पहुंच गया और फिर एक दिन मौका पाया, अपने मालिक चिक्का कृष्णराज वाडियार सेकेंड को हटा करके मैसूर की सत्ता में आ गया। सत्ता में आने के बाद हैदर अली ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट किया, आसपास के क्षेत्रों को अपने अधीन करने लगा, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काफी नुकसान होने लगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहती थी कि कोई लोकल किंग इंडिया में उसके अगेंस्ट अपने क्षेत्र को बढ़ाए। इस बात को ब्रिटिश कंपनी बुरा मान गई और हैदर अली के अगेंस्ट निजाम, हैदराबाद के निजाम और मराठों को अपने पक्ष में करने लगा। लेकिन हैदर अली ब्रिटिश कंपनी से ज्यादा चालाक निकला। हैदर अली ने निजाम को अपने पक्ष में कर लिया, मराठों को भी अपने पक्ष में कर लिया कुछ पैसा वगैरह दे करके। तो निजाम हैदराबाद का मराठे पक्ष में करने के बाद हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों पर भी कब्जा जमाना स्टार्ट किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर कर दिया। जोसेफ स्मिथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हैदर अली के खिलाफ अभियान आयोजित किया और आपको बताएं तिरुवल्लपुरम नामक स्थान पर से सेना लेकर जोसेफ स्मिथ आगे मैसूर की तरफ बढ़ा और एक लड़ाई लड़ी गई थी, चंगम की लड़ाई। चंगम की लड़ाई बच्चे 4 सितंबर 1767 में लड़ी गई। 4 सितंबर 1767 को चंगम की लड़ाई में हैदर अली और निजाम की 70,000 की सेना थी, लेकिन ब्रिटिश कंपनी के पास केवल 7,000 सेना थी। चंगम की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदर अली को हरा दिया, लेकिन हैदर अली और निजाम की सेना फिर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और फिर जोसेफ स्मिथ के अंडर में ब्रिटिश कंपनी की सेना तिरुवल्लपुरम में आ चुकी थी। तो उनका पीछा किया और फिर 26 सितंबर 1767 के दिन तिरुवल्लुर के लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से हैदर अली को हराया। लेकिन आपको बताएं कि 1769 में 1768 में 69 में नहीं 1768 में हैदर अली की सेना अकस्मात मद्रास के गेट पर पहुंच गई और जबरदस्त ब्रिटिश कंपनी के ऊपर हमला किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास में हार गई और देन उसके बाद हैदर अली ने ब्रिटिश कंपनी को मद्रास की संधि करने पर बाध्य किया था। तो आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अंत में मद्रास की संधि स्वीकार करना पड़ा था बच्चों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अंत में 1769 में मद्रास की संधि कबूल करना पड़ा था और मद्रास की संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हैदर अली की शर्तों को स्वीकार करना पड़ा था। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने आपको बताया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना? बताएं, आप लोग समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरह से ये बेहद इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको बताए हैं। तो आइए हम आपको आगे की तरफ लिए चलते हैं और आगे के पॉइंट्स यहां से हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें
कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली हार गई थी। ठीक है ना, फर्स्ट में फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बच्चों हार गई थी और मद्रास की संधि को स्वीकार कर लिया था, जिसमें विजित राज्यों को लौटा दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए फिर आगे की तरफ लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि आगे क्या हुआ। चलिए बच्चों, यहां से हम आपको आगे बताते हैं। ओके, वेरी नाइस। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में थोड़ा सा हम लिख के बता देते हैं हुआ क्या था। ध्यान देंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। दरअसल चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज वोडियार सेकंड, यह मैसूर का हिंदू किंग था। मैसूर का हिंदू राजा था, हिंदू किंग ऑफ मैसूर, और इसी का सेनापति था हैदर अली। इसका सेनापति माने कमांडर इन चीफ बच्चों, इसका हैदर अली था। लेकिन जल्द ही सुप्रीम पावर अपने अंडर में कर लिया, चिक्का कृष्णराज को सत्ता से हटा दिया। चिक्का कृष्णराज को लगभग 1738 में बच्चों 1738 में यह खुद मैसूर का सुल्तान बन गया था, सुल्तान ऑफ मैसूर बन गया। मैसूर का सुल्तान, जिसकी कैपिटल आप जानते हैं श्रीरंगपट्टम थी, श्रीरंगापट्टम यह इसकी राजधानी बनी। तो श्रीरंगपट्टम इसकी कैपिटल थी। 1729 में सत्ता में आ गया था। चिक्का कृष्णराज को सत्ता से बेदखल कर दिया, पावर अपनी अंडर में कर लिया और देन अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा। लेकिन आपको बता दें, हैदर अली अकबर की तरह इलिटरेट था, अनपढ़ था बच्चों, अनपढ़ था, लेकिन बड़ा ही डिप्लोमेट था। इसने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना को वेस्टर्न पैटर्न पर ट्रेंड करना स्टार्ट किया था। फ्रांसीसियों की मदद से इसने एक अत्याधुनिक शस्त्रागार डिंडीगुल में बनाया था। अनपढ़ तो था लेकिन डिप्लोमेट था। डिंडीगुल मैसूर में है बच्चों, डिंडीगुल। यहां पर एक अत्याधुनिक अर्सेनल बनाया था, यानी शस्त्रागार, फ्रांसीसियों की मदद से बनाया था। याद रखिएगा, फ्रेंच की मदद से डिंडीगुल में अत्याधुनिक शस्त्रागार हैदर अली ने बनाया था। और देन इसके बाद अपनी पोजीशन, अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करने के बाद आसपास में ब्रिटिश साम्राज्य फैलाव होता जा रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण में हैदराबाद को अपनी तरफ कर लिया था, मराठों को भी अपनी तरफ लगभग कर लिया था। लेकिन बाद में हैदर अली ने देखा कि ये दोनों कंपनी की तरफ जा रहे हैं, तो इनको पैसे का लालच देकर के फिर इनके साथ समझौता कर लिया। कुल मिला के यूं कह सकते हैं कि हैदर अली का साथ दिया निजाम। आसफ जाह सेकंड था इस समय, आसफ जाह सेकंड, ये हैदराबाद का निजाम था बच्चों, हैदराबाद का निजाम था। और इस समय मराठा मराठा पेशवा, अगर आप देखें मराठा पेशवा, तो इस समय मराठा पेशवा 1738 में
बाजीराव फर्स्ट था। और आप जानते हैं बाजीराव फर्स्ट बड़ा ही शक्तिशाली पेशवा था। हैदर अली ने डिप्लोमेटिक तरीके से इसको पैसे देकर अपनी तरफ फोल्ड कर लिया था। चूंकि पेशवा बाजीराव फर्स्ट सबसे स्ट्रॉन्ग पेशवा था, पेशवा बाजीराव फर्स्ट सबसे स्ट्रॉन्ग था ये दक्षिण भारत में, तो पेशवा बाजीराव फर्स्ट को कुछ पैसे देकर इसको अपने पक्ष में कर लिया। अन्यथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी सपोर्ट ले रही थी, लेकिन इन दोनों को हैदर अली अपने अधीन करने के पास, अपने साथ करने के बाद फिर आसपास के क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाना स्टार्ट किया। कुछ क्षेत्रों को, जिसमें सेरा था और केडूम था, बिदनूर, ऐसे ही कुछ आसपास के क्षेत्रों पर जो ब्रिटिश कंपनी अपने अधीन समझती थी, छीन लिया था, इसने अपना कब्जा जमा लिया था। इस बात से ब्रिटिश कंपनी बुरा मान गई। एक तो उसके क्षेत्र छीन लिया, दूसरा फ्रांसीसियों की मदद ले रहा था, जबकि फ्रांसीसी आप जानते हैं, फ्रांसीसियों को ब्रिटिश कंपनी 1763 में हरा चुकी थी। फ्रांसीसी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सुपरविजन में थे, लेकिन फ्रांसीसी इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेजों से बदला लेना चाहते थे। इसलिए फ्रांसीसियों ने इनडायरेक्टली भारतीय राजाओं को मदद करना स्टार्ट किया, उनकी सेना को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, उनकी सेना को वेस्टर्न पैटर्न पर ट्रेन करना स्टार्ट किया था, उन्हें अत्याधुनिक शस्त्रागार से लैस करना स्टार्ट किया था। जिस बात से अंग्रेज मैसूर के हैदर अली से बुरा मानने लगे थे। हैदर अली को मना कर रहे थे कि ऐसा मत करो, लेकिन हैदर अली अपनी पोजीशन और अपनी पावर को स्ट्रोंग कर रहा था। इसी वजह से बच्चों यह लड़ाई स्टार्ट हुआ। अब आप देखिए 1767 में सितंबर में बच्चों 4 सितंबर को, एक मिनट होल्ड करें, तो 4 सितंबर का दिन था, सितंबर 4 का दिन 1767 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के दौरान द बैटल ऑफ चिंगमा, या चंगमा भी कहते हैं, यह भी स्पेलिंग है इसका, यह लड़ाई लड़ी गई थी और यह मैसूर में ही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कर्नल जोसेफ स्मिथ ने जबरदस्त तरीके से हैदर अली को हराया था। इसमें आप जानते हैं हैदर अली की सेना और निजाम की सेना मिलकर लड़ी, लेकिन 2000 सिपाही हैदर अली के मारे गए थे, जबकि ब्रिटिश कंपनी के 170 सिपाही मारे गए थे। यानी इससे अंग्रेजों को थोड़ा डोमिनेंसी मिली। और देन उसके बाद ब्रिटिश सेना पीछे तिरुवन्नमलई के पीछे की तरफ लौट गई, लेकिन यह भी वहीं पर है, मैसूर में ही, कर्नाटका में है। तो एक और लड़ाई लड़ी गई इसी समय, सितंबर में ही, 26 सितंबर 1767 को, द बैटल ऑफ तिरुवन्नमलई। बच्चों यह लड़ाई, यह भी मैसूर के पास है। इस तिरुवन्नमलई की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बार फिर से हैदर अली को बुरी तरह से हरा दिया। तो कुल मिला के हैदर अली की सेना 2 बार इस लड़ाई के दरमियान में हारी थी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के समय ब्रिटिश फोर्सेज ने हैदर अली को 2 बार बुरी तरह से मात दिया था, लेकिन इसके बाद हैदर अली अपने आप को संभाला और एक विशाल सेना लेकर मद्रास के गेट बॉर्डर पर पहुंच गया। एकदम अकस्मात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर मद्रास में हमला कर दिया। ब्रिटिश सेना सकपका गई, घबरा गई, और इस तरह से ब्रिटिश कंपनी हैदर अली की शर्तें मान लिया था। तो बच्चों अब आप देखिए
इस लड़ाई में कुल मिला के अगर आप देखें, फाइनल जो जीता उसी को माना जाएगा। वार के दरमियान अगर आप देखें तो 2 बार हैदर अली हार गया था, लेकिन फाइनल जो ब्लो किया हैदर अली ने अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने के बाद, जब हैदर अली ने जबरदस्त तरीके से हमला किया तो उसमें ब्रिटिश फोर्सेस बुरी तरह से हार गई और हैदर अली की शर्तें स्वीकार कर लिया था। तो अंत में अगर आप देखें, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध में अगर यह पूछा जाए कि कौन हारा, तो ध्यान रखें हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हैदर अली ने ब्रिटिश कंपनी को हराया और हैदर अली 1768-69 में, दिसंबर 1768-69 में हैदर अली अटैक्ड ऑन मद्रास। हैदर अली ने मद्रास पर जबरदस्त हमला किया था। हैदर अली ने मद्रास पर आक्रमण किया तो जबरदस्त तरीके से हमला किया और जिससे ब्रिटिश कंपनी हार गई और 1769 में द ट्रीटी ऑफ मद्रास यानी मद्रास की संधि, बच्चों यह बेहद इंपॉर्टेंट है, यह संधि बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच हुआ था। यह संधि हैदर अली के बीच हुआ था। हैदर अली की शर्तें माननी पड़ी थी, अर्थात हैदर अली ने क्या शर्त रखा, हैदर अली ने पिछले जितने जिसके पास थे कहा कि वो स्टेट वो एरिया अपने पास रिस्टोर करे, अर्थात लड़ाई से पहले जो सिचुएशन था हैदर अली ने एक्सेप्ट कर लिया, ब्रिटिश कंपनी ने स्वीकार कर लिया और दोनों ने यह समझौता किया, हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समझौता किया कि एक दूसरे की मदद भी किया करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई हैदर अली पर अटैक करेगा तो उस समय हैदर अली की मदद करने के लिए ब्रिटिश कंपनी आएगी और यदि किसी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला करेगी तो ब्रिटिश कंपनी की मदद के लिए हैदर अली आएगा। यह समझौता हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल अमित, आप लोग पढ़ने वाले बहुत बढ़िया हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों ये बातें बेहद इंपॉर्टेंट है जो आपको बताए हैं, इतने डिटेल में कोई पढ़ाता नहीं है जितने डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग बता के कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार इतने से इतने में लड़ा गया, हैदर अली ने कंपनी को हराया, बता दिया कि मद्रास की संधि हो गई, लेकिन उससे पहले फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के समय 2 लड़ाई जो हुई थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई थी, चिंगम की लड़ाई या चंगम की लड़ाई और दूसरी तिरुवन्नमलई की लड़ाई। इन दोनों ही लड़ाइयों में ब्रिटिश कंपनी को जीत मिली थी। कर्नल जोसेफ स्मिथ था ब्रिटिश कंपनी की तरफ से, हैदर अली और निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद का निजाम आसफ जा सेकेंड था, दोनों के पास विशाल सेना थी, 70,000 के आसपास दोनों के पास सेना थी, लेकिन हार गए थे। बट अकस्मात हैदर अली 1778 1768-69 में मद्रास के गेट पर जबरदस्त हमला किया, ब्रिटिश फोर्सेस संभाल नहीं पाई और ब्रिटिश फोर्सेस वहां हार गई। इस तरह से हैदर अली और ब्रिटिश कंपनी के बीच समझौता हो गया। समझौते के द्वारा कहा गया कि लड़ाई से पहले जो पोजीशन थी उस पोजीशन पर दोनों चले जाएंगे, अर्थात जो कंपनी ने हैदर अली का क्षेत्र कब्जा किया है वह हैदर अली के लौटा देगी और जो हैदर अली ने कंपनी का क्षेत्र छीना है वो कंपनी को लौटा देंगे। दोनों एक दूसरे की मदद किया करेंगे,
मान लीजिए कोई दुश्मन हैदर अली के मैसूर पर अटैक करेगा तो ब्रिटिश कंपनी मदद करेगी, और मान लीजिए किसी ने ब्रिटिश कंपनी के ऊपर हमला कर दिया तो हैदर अली ब्रिटिश कंपनी की मदद करेगा। मतलब दोस्ती जैसा एक दूसरे के प्रति व्यवहार करेंगे। लेकिन कंपनी ने दोस्ती निभाई नहीं, समझौते तो कर लिया था मद्रास की संधि, लेकिन उस दोस्ती को निभाया नहीं था। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट बच्चों। इस हार के बाद ब्रिटिश कंपनी का जो एक्टिंग गवर्नर था वर्लहर्स्ट, उसको वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। उसके स्थान पर एक अन्य एक्टिंग गवर्नर अपॉइंट किया गया था। एक अन्य एक्टिंग गवर्नर को अपॉइंट किया गया था। उसका नाम बच्चों कार्टियर था। तो कार्टियर नेक्स्ट कार्यवाहक गवर्नर यह बनकर, यह भी सीनियर मोस्ट कंपनी का सीनियर मोस्ट व्यक्ति था। 1769 से 1772 तक, 1772 ईस्वी तक कार्टियर वर्लहर्स्ट के स्थान पर कार्यवाहक गवर्नर बनकर आया। तो बच्चों इस तरह से कार्टियर कार्यवाहक गवर्नर बनकर आया था। लेकिन आपको बताएं कि इसके स्थान पर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 तक ये आया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स तो बच्चों ये 1772 से 1785 तक ये रहा। बट आपको बताएं कि यह पहले भी कंपनी के लिए क्लर्क के रूप में काम कर चुका था। 1772 में जब ये आया तो इसको गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में अपॉइंट किया था। यह बंगाल का गवर्नर बनकर आया था। यह बंगाल का गवर्नर बनकर आया था। लेकिन आपको बताएं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। किस एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसके बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन आपको बताएं कि कलकत्ता में कासिम बाजार का, यानी कासिम बाजार में फोर्ट विलियम का, इसको फर्स्ट गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम भी कहते हैं। वारेन हेस्टिंग को बच्चों यह भी कहा जाता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम ये कलकत्ता में है। इस फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में है, एक्चुअली फोर्ट विलियम दो बार में बना है। पहली बार में जब बनाया गया था तो उतना अच्छा नहीं था। दोबारा जब बना तब ज्यादा अच्छा रहा। आपको बताएं कि 1700 में यह किला बनकर तैयार हुआ था, या कहीं कहीं दिया है कि 1707 में बनकर तैयार हुआ था। तो कुल मिला के 1690 में 1690 में जॉब चार्नूक ने बच्चों, जॉब चार्नूक, जॉब चार्नूक जो था इसी ने कलकत्ता शहर की स्थापना किया था। जॉब चार्नूक जो था इसने कैलकटा शहर की स्थापना किया था, है ना। कहां पर? सुत्तानाटी, सुत्तानाटी, गोविंदपुरी और कालीकट,
तीनों को मिलाकर कलकत्ता शहर इसी ने बसाया था, याद रखिएगा इसको, मैं फिर से बता दिया हूं। इसी क्षेत्र पर कलकत्ता शहर बसा है। इस साल में बसाना स्टार्ट किया है, कहीं कहीं दिया है इस साल जमीन खरीदी गई, इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन चला और 1696 से 1706 तक ये कलकत्ता शहर बसा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी के आसपास डेट रखिएगा जो भी आए। 1690 में जमीन खरीदी गई थी, इसके बिटवीन कलकत्ता शहर बसा था। और यह फोर्ट विलियम लगभग 1700 में फोर्ट विलियम बन के तैयार हुआ था। तो फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर पूछा जाए, फोर्ट विलियम का फर्स्ट गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग था, उससे पहले कासिम बाजार में गवर्नर रहता था। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। तो वारेन हेस्टिंग कार्टियर के स्थान पर आया, लेकिन जब आया तो गवर्नर ऑफ बंगाल बन के आया। 1772 में गवर्नर ऑफ बंगाल बनकर आया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंबई मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में रखा गया। बाकी अगर ये पूछा जाए कि फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट विलियम, फोर्ट विलियम भी कह सकते हैं, विलियम थर्ड के नाम पर बना है, जो कि इंग्लैंड का किंग था, किंग विलियम थर्ड के नाम पर यह फोर्ट विलियम बना हुआ था। यह किला 1700 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन कलकत्ता शहर के लिए जमीन सुत्तानाटी गोविंदपुरी कालीकट इस साल खरीदा गया था। 1696 से 1706 के बीच में कलकत्ता शहर बसाया गया। कलकत्ता शहर का आर्किटेक्ट चारनूक था। कलकत्ता शहर का डिजाइनर वास्तुकार जॉब चारनूक था बच्चों। तो ये बात हम आपको बता रहे हैं बार बार। फोर्ट विलियम 1700 में बना था, लेकिन कलकत्ता शहर अगर आप देखें तो 1696 से 1706 के बीच में बना था। बसाया किसने था, डिजाइनर कौन था, जॉब चारनूक था। जॉब चारनूक फ्रेंच आर्किटेक्ट था। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है।